हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाला है ऑपरेशन रिसर्च का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क शेड्यूलिंग। तो नेटवर्क शेड्यूलिंग या फिर नेटवर्क मॉडल क्या है? इस मॉडल के द्वारा हम लोग जितना भी सारा प्रॉब्लम करेंगे उसको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो नेटवर्क शेड्यूलिंग या फिर नेटवर्क मॉडल है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं वही हम देखेंगे नेटवर्क शेड्यूलिंग के द्वारा। तो एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, प्रोजेक्ट का इफेक्टिव एफिशिएंसी एंड प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव कौन सा रिसोर्सेस यूज हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स स्टार्टिंग टाइम कितना टाइम है और एंडिंग कहाँ पर हो रहा है, एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव उसका वेस्टेज कितना है, ये जितना भी सारा चीज़ें है ये सब हम देखेंगे नेटवर्क शेड्यूलिंग के द्वारा कैसे फाइंड आउट किया जाता है एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव। तो ये जो नेटवर्क शेड्यूलिंग है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है सीपीएम और दूसरा है पार्ट। सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पार्ट मेथड, इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पार्ट मेथड, और पार्ट का फुल फॉर्म है PERT होगा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ओके, तो यहाँ पर सीपीएम का मतलब क्या है? सीपीएम एक नेटवर्क शेड्यूलिंग का एक मेथड है। तो इस सीपीएम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में कितना एलिमेंट यूज हो रहा है, कितना टास्क एक प्रोजेक्ट के रेस्पेक्टिव इन्वॉल्व हुआ है, वो सब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मीन्स एक प्रोजेक्ट को मतलब एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा टास्क उसमें इन्वॉल्व है वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सीपीएम के द्वारा। तो सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज मान लो कंस्ट्रक्टर हाउस मीन्स एक घर को बनाने के लिए बिल्डर क्या मतलब बिल्डर अपने एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज के द्वारा बता देता है कि उस घर को कितने टाइम तक वो खत्म कर सकता है, उसके एक्सपीरियंस एंड उसके नॉलेज के द्वारा बता देता है। मतलब सीपीएम है एक रिपीटेड नेचर का। रिपीटेड नेचर का मतलब क्या है? मीन्स हम लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट या फिर वो जो काम हम कितने टाइम तक खत्म करेंगे, वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सीपीएम के द्वारा। मीन सीपीएम है रिपीटेड नेचर का होता है, ठीक है ना। और पार्ट जो है वो नॉन रिपीटेड नेचर का होता है। तो पार्ट का एक एग्जांपल जैसे कि अभी हम लोग बता सकते हैं कि ये जो कोरोना का जो वैक्सीन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन्स हम लोग को पता नहीं है कि कितने टाइम तक हम लोग कोरोना का वैक्सीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स पार्ट का मतलब है ऐसा एक वर्ब जो पहली बार इसके ऊपर काम हो रहा है लेकिन पता नहीं है कितना दिन के अंदर ये काम पूरा खत्म हो जाएगा। यही है सीपीएम एंड पार्ट के बीच डिफरेंस। हम बोल सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि सीपीएम क्या है। सीपीएम का जो काम होता है, वर्क जो होता है, वर्क होता है रिपीटेड नेचर का, और पार्ट का जो वर्क होता है वो नॉट रिपीटेड नेचर का, ठीक है ना। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए मतलब कितना दिन में कंप्लीट हो सकता है या फिर उसका कॉस्ट कितना हो सकता है वो हम कैलकुलेट करेंगे
यूजिंग सीपीएम और यूजिंग पार्ट के द्वारा। ओके, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर उस एग्जाम्पल से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना कॉस्ट हो सकता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कितना टाइम, कितना डेज लग सकता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये है एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के द्वारा हम लोग पार्ट को सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो ये जो एक्टिविटी और प्रेडिसेसर है, इस दोनों के द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोजेक्ट नेटवर्क को फाइंड आउट करेंगे। एक एक करके सब हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद है फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस एंड वेरिएशंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो पार्ट में प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक में ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए थ्री टाइम ड्यूरेशन का ज़रूरत होता है। तो 3 टाइम ड्यूरेशंस क्या है, एक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा है मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेटेड, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेटेड, ठीक है ना। और सीपीएम में ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सिंगल ड्यूरेशंस का ज़रूरत होता है। तो जब हम सीपीएम पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे कि पार्ट में अगर हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी को जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तब 3 टाइम एस्टिमेटेड का ज़रूरत होता है। एक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम बोलेंगे इट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड ऑफ द नॉर्मल टाइम द एक्टिविटी वुड टेक। पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब है इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी वुड टेक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका एक्टिविटी क्या है, ए एक्टिविटी है, लेकिन ए एक्टिविटी के रेस्पेक्टिव जो प्रेडिसेसर है कुछ भी नहीं है, नन है, मीन्स कुछ भी नहीं है। तब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वन देकर, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद ए एक्टिविटी है तो 1 से कहाँ पर जाएगा, 1 से 2 तक जाएगा। कौन सा वाला एक्टिविटी काम करेगा, ए एक्टिविटी काम करेगा, और इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। अभी एक्टिविटी क्या है, बी एक्टिविटी है। तो बी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। बी एक्टिविटी कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। बी एक्टिविटी काम करेगा। इसके बाद क्या है, इसका भी कोई प्रेडिसेसर नहीं है। अभी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी सी है। तो सी का एक्टिविटी है लेकिन उसका प्रेडिसेसर क्या है, ए है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सी उस लोकेशन से स्टार्ट होगा जहां पर ए जाके खत्म हुआ है। इसका मतलब ही है ऐसा, मतलब सी एक्टिविटी को वहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे जहां पर ए खत्म हुआ है। तो ए कहां पर खत्म हुआ है, ए इस नोट पे खत्म हुआ है। तो इस नोट से सी स्टार्ट होगा, सी का एक्टिविटी शुरू होगा, मीन्स यहाँ से शुरू होगा। ये कहाँ तक जाएगा, किस नोट तक, हम नोट को नंबरिंग कर दे रहे हैं तो और आसान हो जाएगा समझने के लिए। 4, क्योंकि 3 तक हुआ था, अभी ये 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा सी। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्टिविटी डी है, उसका प्रेडिसेसर क्या है, बी, ठीक है ना। तो डी स्टार्ट होगा जहां पर बी जाके खत्म हुआ है, मीन्स यहाँ पर बी जाके खत्म हुआ है, यहाँ से डी स्टार्ट होगा। लेकिन इसके आगे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डी एक्टिविटी के रेस्पेक्टिव प्रेडिसेसर बी है, लेकिन यहाँ पर सी डी एक साथ जाके खत्म हो रहा है, और सी डी जहाँ पर एक साथ जाके खत्म हो रहा है वहाँ से एफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देख के करना पड़ेगा। तो हम लोग जहाँ पर डी स्टार्ट होगा, मीन्स डी स्टार्ट होगा जहाँ से बी खत्म हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर सी डी एक साथ खत्म हो जा रहा है, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एफ स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इस लोकेशन से एफ स्टार्ट होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
मतलब ई स्टार्ट होगा बी से, ई स्टार्ट होगा बी से, एकदम सही है। तो ए हो जाएगा 5, ओके ना, ए हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे सी डी को हम लोग एक साथ खत्म कर दिए हैं। यहाँ से एफ स्टार्ट होगा, मीन्स 4 वाले नोट से एफ स्टार्ट होगा, एफ एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए। एक कहाँ पर जाके खत्म होगा ए, और एक नोट बन जाएगा नया नोट जो कि है 6। इसके बाद क्या है ई, मतलब है जी एक्टिविटी शुरू होगा जहाँ पर ई जाके खत्म हुआ है, ई जाके खत्म हुआ है, वहाँ से क्या होगा जी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो ये करने से दोनों अलग अलग नोट मिल जा रहा है, मीन दोनों अलग अलग एक नोट मिल जा रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नोट पे सारा आके ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 वाला नोट मतलब इसके बाद और कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुआ है, तो 6 वाला नोट पहले मिला था, तो ये जो 7 वाला नोट है इसको अलग से हम लोग और नहीं करेंगे, जो लास्ट वाला में जो नोट मिलेगा उसके साथ ही ये अटैच कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम ये वाला दिखा दिए कि इसको अलग अलग से नहीं करेंगे, इसको एक साथ 6 वाले नोट के साथ जोड़ देंगे जो कि क्या है जी है, ठीक है ना। मतलब एक नोट पे जाकर ही सारा जो काम है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक एक नोट पे जाकर ही ख़त्म होगा। दोनों अलग अलग नोट को ऐसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको मार्च कराने के लिए, क्योंकि 6 जो नोट पहले आया था उसके साथ ही ये जो जी एक्टिविटी का जो नोट है इसके साथ ही हम लिंक अप कर दे रहे हैं। तो ये पूरा बन चुका है मेरा कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। प्रोजेक्ट नेटवर्क जो है एक्टिविटी और प्रेडिसेसर को देखकर हमने ड्रॉ कर ली है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ पर गलत कर देता है, इस सिचुएशंस पर। मतलब सी डी जो है, मतलब ये देखना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर थे मतलब डी स्टार्ट होगा जहाँ पर बी खत्म हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि डी प्रीडिसेसर है कि नहीं। हाँ, डी भी प्रीडिसेसर है, उसके क्रॉसपोंडिंग एक्टिविटी क्या कौन है, एफ है। तो सी डी को एक साथ खत्म करना पड़ेगा जहाँ से एफ स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग ये वाला किए, मतलब हम लोगों को पूरा एक बार प्रॉब्लम देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए उसका टेबल मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। ड्यूरेशन टाइम, O मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, M मीन्स मोस्ट लाइकली, P मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम, और मीन ड्यूरेशंस का मतलब भी है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस और वेरिएंस। ओके, तो मेन ड्यूरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, T0 4Tm plus TP by 6। T0 means optimistic time, TM means most likely time और TP means pessimistic time। ये है फॉर्मूला मीन को फाइंड आउट करने के लिए, मीन ड्यूरेशंस को। हर एक एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशंस हम लोगों को पता है, उस टाइम ड्यूरेशंस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव जो T0 है वो है 3, फिर TM है वो है 6, तो 4 × 6 हो जाएगा, और TP क्या है 9/6 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6, और इसका टाइम भी यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज। जितना भी सारा एक्टिविटी है उसके क्रॉसपॉन्डिंग मीन ड्यूरेशंस को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम की द्वारा। तो मीन ड्यूरेशंस को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, करने के बाद सारा मैंने लिख लिए हैं एज इट इज़। वेरिएंस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू TP - T0/6।
इसका होल स्क्वायर। टीपी मीन्स पेसिमिस्टिक टाइम, टीओ मीन्स ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है ना, बाय 6। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ए एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव टीपी कितना है, टीपी है 9 है, 9 माइनस क्या होगा 3/6 पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एज इट इज। जितना भी सारा एक्टिविटी है उसका वेरिएंस को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, जो पहला वाला क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क, वो भी फाइंड आउट हो चुका है। और बी वाला जो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस और वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी थर्ड जो क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मतलब फाइंड द क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका स्टार्टिंग टाइम एंड उसका एंडिंग टाइम मतलब लास्ट कंप्लीशन टाइम होना ज़रूरी होता है। तो पहला नोट के रेस्पेक्टिव जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, हर एक नोट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक होगा उस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट टाइम, और एक होगा लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम, हर एक नोट के रेस्पेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एस्टिमेटेड स्टार्टिंग टाइम, ठीक है ना, हर एक नोट का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हर एक जो एक्टिविटी था, इस नेटवर्क मॉडल का जो हर एक एक्टिविटी था उसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस हम लोग लिख लेंगे। तो ए एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस कितना है 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। बी की रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 5, सी की रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 4, डी की रेस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है 4, ई की रेस्पेक्टिव भी 4 है, एफ की रेस्पेक्टिव क्या है 6 और जी की रेस्पेक्टिव 6 है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ओके, ये हमने लिख लिए हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो नेटवर्क मॉडल है इसका स्टार्टिंग एस्टिमेटेड टाइम फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ESJ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ESI प्लस D ऑफ IJ, ठीक है ना। तो पहले वाले नोट के रेस्पेक्टिव, पहले वाले जो नोट है उसके रेस्पेक्टिव स्टार्टिंग टाइम हमेशा 0 ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाले नोट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट वाले नोट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्स, ऐसा एक वैल्यू जो मैक्सिमम होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग टाइम जो है और उसके साथ जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन टाइम है उस दोनों को ऐड करने के बाद सेकेंड नोट का वो एस्टिमेटेड स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा सेकेंड नोट के रेस्पेक्टिव। तो क्या हो जाएगा 0 + 6 मीन्स क्या होगा 6 हो जाएगा। एज इट इज थर्ड नोट के रेस्पेक्टिव क्या होगा, 0 है स्टार्टिंग टाइम, 0 + 5 एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद अभी मैक्सिमम मतलब ये जो मैक्स का जो काम है इस 2 नोट के रेस्पेक्टिव अभी उतना यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला नोट है यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसे है। देखो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर नोट में जाने के लिए हम लोग के पास 2 पाथ था, एक था C और एक था D, ठीक है ना। तो इस दोनों पाथ में से कौन से पाथ को यहाँ पर चूज करेंगे, तो कौन सा पाथ होगा, इतना मतलब 2 नोट पे जब हम लोग आए थे तब कितना हुआ था 6 हुआ था। इसके बाद जब फोर्थ नंबर नोट पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा 6 + 4 तो कितना हो गया 10, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना था 5 था, मतलब थर्ड नोट पे जब हम लोग थे तब कितना था 5 था। उसके बाद क्या मिल रहा है, डी पाथ के रेस्पेक्टिव ड्यूरेशंस कितना है 4, तो कितना हो गया 9। तो इस 10 और 9
में से 10 और 9 में से कौन सा सबसे मैक्सिमम है? 10 मैक्सिमम है, इसीलिए यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, जो कि मुझे इस पाथ के द्वारा फाइंड आउट हुआ है। 6 + 4 क्या हो जाता है? 10। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर बोले हैं मैक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद 6 नंबर जो नोड है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो 6 नंबर नोड में जाने के लिए एक ही पाथ यूज हुआ है, 2 पाथ नहीं। तो 10 + 6 क्या हो जाएगा? सॉरी, 6 पाथ जाने के लिए 2 पाथ यूज हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले ये जो 5 वाला नोड है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 5 है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 5 + 4 हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद जो 6 वाले नोड पे, जब 6 वाले नोड पे जाएंगे तब 2 पाथ यूज हुआ है, 2 पाथ से हम लोग 6 वाले नोड पे जा रहे हैं। तो फिर सेम कैलकुलेट होगा, कौन से वाले नोड से जाने के बाद जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर इतना दो, 4th नंबर स्टेज में कितना था? 10 था, तो 10 + 6 कितना होगा? 16 होगा। और यहाँ पर 9 है, तो 9 + 6 कितना हो जाता है? 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 को हम लिख देंगे। तो एक क्या हो चुका है, मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और प्रोजेक्ट एंड होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को 2 मेथड को यूज करना पड़ता है। एक है फॉरवर्ड पास और एक है बैकवर्ड पास। तो ये जो मैंने फाइंड आउट किया है, हर एक नोड को फाइंड आउट करने के लिए फॉरवर्ड पास का यूज हुआ है। अभी हम लोग क्या यूज करेंगे? बैकवर्ड पाथ का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या फाइंड आउट होगा? लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है ना, हर एक नोड के रिस्पेक्टिव लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम कितना है वो बैकवर्ड प्रोसेस से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 16 हुआ है, लास्ट नोड का जो वैल्यू है वो क्या हुआ है? 16 हुआ है। तो जो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या होगा उस नोड के रिस्पेक्टिव? वो 16 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे? 5 नंबर नोड पे। तो 5 नंबर नोड पे जब जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? 5 नंबर नोड पे जब जाएंगे, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है? ये जो 16 है मीन्स लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम के साथ ये जो ड्यूरेशन है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम इस नोट पे लिखेंगे। तो 16 - 6 कितना हो जाएगा? 10। तो लास्टेस्ट कंप्लीशन टाइम 16 था और उसका जो ड्यूरेशन था वो क्या था? 6 था। तो 16 - 6 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एज इट इज़ जो 4th नंबर नोट पे भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 16 है, 16 - 6 करने से ड्यूरेशन 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। इसके बाद 3rd नंबर जो नोड है उसको चेक करेंगे। तो 3rd नंबर नोड पे जब चेक करेंगे, इसके लिए 2 पाथ है। देखिए फ्रेंड, यहाँ मतलब इस 3rd वाले नोड से 2 पाथ गए हैं। तो इस नोड पे मतलब इस 2 पाथ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से जो मिनिमम होगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके ना, तो इतना दूर कितना था? 10 था। 4th नोड में क्या था? 10 था। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर और इधर में क्या हो जाएगा? 10 - 4, यहाँ पर भी 6 ही हो जाएगा। तो इस दोनों में से जो मिनिमम है 6 से आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसके बाद दूसरा वाला जो नोट है उसको ट्रेस करेंगे। तो इससे एक ही पाथ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 है, 10 - 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर एक नंबर जो पाथ है वहाँ पर जाकर ट्रेस करेंगे। तो एक नंबर पाथ से 2 पाथ यहाँ से गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 - 6 एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा यहाँ पर क्या है? 6 - 5। तो करने से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसके बाद क्वेश्चंस में क्या था? क्वेश्चंस में था फाइंड द क्रिटिकल पाथ
एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? तो क्रिटिकल पाथ का जो कंडीशंस है, जहाँ पर एस्टिमेटेड स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों सेम है, उस पाथ को ही हम क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। मीन्स इस दोनों में सेम है तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ओके ना, यहाँ से स्टार्टिंग होगा। फिर इसके बाद इस साइड जाएगा। क्यों इस साइड जाएगा? क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों सेम है, 6 और 6 है। इसके बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम है क्रिटिकल पाथ। इसके बाद कहाँ पर जाएगा? इधर जाएगा। मतलब यहाँ पर आके खत्म, क्योंकि ए लास्ट नोट है। तो क्रिटिकल पाथ होगा A to C एंड C to F, A to C और C to F। तो कितना हुआ? तो A के लिए, A एक्टिविटी की रेस्पेक्टिव ड्यूरेशंस कितना था? 6 + 4 + 6, 16। तो क्रिटिकल पाथ मैं फाइंड आउट कर लिया और उसके साथ एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी फाइंड आउट हो चुका है, 16 वीक्स होगा। इसके बाद जो लास्ट वाला जो क्वेश्चंस है वहाँ पर क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय 18 वीक्स। इसका मतलब क्या है? 18 वीक में प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट होगा उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? तो क्रिटिकल पाथ क्या क्या फाइंड आउट हुआ था? क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटी क्या क्या था? A, C और F। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्टिविटी, उसके साथ मीन ड्यूरेशंस, उसके साथ क्या हो जाएगा? वेरिएंस। एक्टिविटी A, C और F। तो A, C और F के रिस्पेक्टिव मीन ड्यूरेशंस क्या क्या था वो हम लिख लेंगे। A एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव मीन ड्यूरेशंस कितना था? 6। C एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव मीन ड्यूरेशंस कितना था? 4। F एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव मीन ड्यूरेशंस कितना था? 6। और उसके क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएंस कितना था वो भी लिख लेंगे। तो A एक्टिविटी की रिस्पेक्टिव मीन ड्यूरेशन 6 था और वेरिएंस क्या था? 1। C में क्या था? 0.444 और F में क्या था? 0.444। इसके बाद क्या होगा? इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? मतलब 18 वीक में प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट होगा वही फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी x <= 18, ठीक है ना। तो x <= 18 क्यों हुआ? आइदर 18 वीक में ही कंप्लीट होगा वो प्रोजेक्ट या फिर हो सकता है उससे कम दिन में भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक है ना। तो x क्या है? x है 18 माइनस म्यू क्या है? म्यू हो जाएगा मीन ड्यूरेशंस, मीन ड्यूरेशंस को हम म्यू बोलेंगे, मीन्स 16। और सिग्मा क्या है? वेरिएंस। लेकिन ये तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू इतना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1.888 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.374। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.374। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? इसको कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा 1.4556। तो क्या हो चुका है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x <= 18 इक्वल्स टू P ऑफ z <= 1.4556, ठीक है ना। तो
तो 18 वीक में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ है? 1.4556। तो प्रोबेबिलिटी चार्ट में रो वाइज क्या चेकिंग होगा? 1.4, रो वाइज 1.4 चेकिंग होगा, और कॉलम वाइज क्या चेकिंग होगा? कॉलम वाइज चेकिंग होगा 0.05। 0.05 भी क्यों? क्योंकि इसको अगर ऐड कर देंगे तो 4.1 ये वाला आ जाएगा, मतलब 1.45 भी आ जाएगा। तो रो वाइज 1.4 रो वाइज और कॉलम वाइज 0.05 कॉलम वाइज चेक होने के बाद ये जो रो और कॉलम जिस वैल्यू की इंटरसेक्ट करेगा वही वैल्यू हो जाएगा इसका आंसर, मीन्स प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस। ओके, सो फ्रेंड्स ये देखिए प्रोबेबिलिटी चार्ट है। तो मेरे प्रॉब्लम के रिस्पेक्टिव क्या आया था? 1.4 जो कि रो वाइज होगा, मीन्स ये जो है ये रो वाइज 1.4 और कॉलम वाइज क्या होगा? 0.05। कॉलम में है 0.05 ये वाला। तो ये जो रो और कॉलम है कौन से वैल्यू की इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है 0.9265। तो 0.9265 मीन्स इस वैल्यू की इंटरसेक्ट कर रहा है 0.9265। ये रो है और ये कॉलम है, कौन से वैल्यू की इंटरसेक्ट कर रहा है? 0.9265। तो क्या हो रहा है इस चार्ट के द्वारा? 0.9265। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 92.65%। तो इसका मतलब क्या है? 18 वीक में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी 92.65 है, या फिर 18 वीक में हो सकता है या फिर इसके कम टाइम में भी होने का चांसेस इतना है। तो ये हो चुका है इसका आंसर। सो फ्रेंड्स यहीं पर ये जो पार्ट का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो चैनल पे न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।